Hello everyone, welcome to Simriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are joining PSC post-basic nursing student or preparing for NCLEX, NORCET, AIMS, ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now, let's get started to today's topic. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में, जो प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान यूज होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स में से एक है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जब भी आप किसी ड्रग की मेडिसिन, डिसीज या किसी भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग के बारे में पढ़ें तो आप अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, क्योंकि लास्ट में जब हम इन सबको समराइज करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ऑक्सीटोसिन एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह में पढ़ लिया होगा आई थिंक। ऑब्स्ट्रक्टिव में यह सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग में से एक मानी जाती है। मेडिकल प्रैक्टिस में सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है जो लेबर इंड्यूस या ऑगमेंट करने के लिए पोस्टमार्टम हेमरेज यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने और ट्रीट करने के लिए और डिलीवरी के बाद यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। धीरे धीरे समझते हैं कि ये सब टर्म्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो यह ड्रग WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में से भी इंक्लूड की गई है, क्योंकि यह मैटरनल केयर में लाइफ सेविंग रोल प्ले कर सकती है। ऑक्सीटोसिन एक सिंथेटिक यूटेरोटोनिक ड्रग है जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करती है। इसके रिजल्ट में लेबर के दौरान इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं और डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। यह ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को भी प्रमोट करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ऑक्सीटोसिन डिलीवरी को हेल्प करता है और डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को कम करता है। ऑक्सीटोसिन देने के मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे कि मेडिकली इंडिकेटेड केसेस में लेबर इंड्यूस करने के लिए, मतलब लेबर को स्टार्ट करने के लिए, डिलीवरी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, वीक लेबर कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, जो यूट्रस के अंदर बेबी को डिलीवर करने के वक्त कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं। ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि बेबी जो है ऊपर से प्रेस होकर डिलीवर हो जाए, तो उसे बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो जो फीमेल है वो डिलीवरी के वक्त है, लेबर के वक्त है, बेबी जस्ट डिलीवर होने वाला है, बट जो उसके कॉन्ट्रैक्शंस है, यूट्रस जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो पुश नहीं कर पा रहा है बेबी को बाहर निकलने के लिए, तो उसे बोला जाता है वीक लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी जो है ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। पोस्टमार्टम हेमरेज यानी PPH को प्रिवेंट करने के लिए जब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद पार्टम का मतलब होता है लेबर कंडीशन, या कह सकते हैं कि डिलीवरी कंडीशन। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है उसके बाद, मतलब लेबर के बाद जब प्लेसेंटा निकल जाता है, मदर के अंदर से प्लेसेंटा निकल जाता है तो यूट्रस से हैवी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है, मतलब अब नॉर्मल हो जाती है, जिसे बोला जाता है हेमरेज। हेमरेज वर्ड तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। तो पोस्टमार्टम हेमरेज यानी PPH को भी यह जो है प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है वो हमने डेफिनेशन में देख ही लिया है। यूट्राइन एटोनी का ट्रीटमेंट करने के लिए मतलब सेम है। यूट्राइन एटोनी मतलब यूट्रस जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, मतलब उसकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती हैं, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं यूट्राइन एटोनी। तो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये जो ड्रग है दी जाती है। डिलीवरी के बाद यूट्रस को नॉर्मल साइज में लाने में हेल्प करने के लिए
ठीक है। जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी मसल्स जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो यूट्रस एकदम से, मतलब कह सकते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर या कुछ टाइम के अंदर जो है वो यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है, नॉर्मल शेप एंड साइज में आता है। तो उसे उस शेप एंड साइज में लाने के लिए एक जस्ट असिस्टेंट के तौर पे ऑक्सीटोसिन जो है काम करता है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से होने वाली मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो हैमरेज हो रहा है, पोस्टमार्टम हैमरेज हो रहा है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि लेडीज के अंदर ऑलरेडी हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उस वजह से वो एक बहुत सीवियर कंडीशन में जा सकती है, या हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए भी जो ऑक्सीटोसिन है बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने जैसे कि कल की वीडियो में ही आपको जेनरिक और कॉमन ब्रांड नेम्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। जेनरिक नेम वो नेम होते हैं, वो एक सॉल्ट का पर्टिकुलरली नाम होता है जो पूरे यूनिवर्सल में एक तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। और ब्रांड नेम्स जो होते हैं वो कॉमनली, मतलब किस कंपनी के द्वारा उस मेडिसिन को बनाया जा रहा है, या किस ट्रेडमार्क के थ्रू वो जो मेडिसिन है वो बन के आ रही है, तो वो जो नाम होते हैं वो ब्रांड नेम्स होते हैं। और जो जेनरिक नेम जो सॉल्ट वगैरह यूज होते हैं उसके अंदर, और जो यूनिवर्सली सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन नामों को बोला जाता है जेनरिक नेम्स। तो ऑक्सीटोसिन का जेनरिक नेम ऑक्सीटोसिन ही है। और ब्रांड नेम्स की अगर बात की जाए तो पिटोसिन, सिंटोसिनोन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के अकॉर्डिंगली जो भी अवेलेबल होता है वो इसके ब्रांड नेम्स आते हैं। इसी तरह से मैंने क्लासिफिकेशन, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है वो भी कल की वीडियो में बता ही दिया था। इसका जो थेरेप्यूटिक क्लास है वो है यूट्रोटोनिक एजेंट, मतलब यूट्रस से रिलेटेड, यूट्रस के ऊपर काम करने वाला एजेंट। और फार्माकोलॉजिकल क्लास की अगर हम बात करें तो यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जिसे टॉक्सिक ड्रग भी कहा जाता है, उसके लिए काम करता है। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जहाँ से रिलीज होता है उसी के ऊपर इसका फार्माकोलॉजिकल क्लास जो है वो डिसाइड किया गया है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है, तो आप इसे ध्यान से सुने तो बहुत बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन दो सेल्स के ऊपर काम करता है, ये समझ लेते हैं। एक तो जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स होती हैं उसके ऊपर काम करता है, और दूसरा ब्रेस्ट के अंदर मायो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। उनके साथ जाकर बाइंड अप हो जाता है, ठीक है। उनके साथ बाइंड अप होने के बाद यह बॉडी के सेल्स के अंदर का कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है, मतलब एक रिदम में जो है कॉन्ट्रैक्शंस आनी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से पेन आता है हमें, ठीक है, पेन होते हैं, तो पेन में क्या होता है कि धीरे धीरे हमें पता चलता है कि अब पेन मेरा इंक्रीज हो रहा है, अब और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शंस जो है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा सीवियर तरीके से आने स्टार्ट हो जाती हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्शंस आधे घंटे में आ रही थी या 20 मिनट में आ रही थी, तो वो अब 10 मिनट में आनी शुरू हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो भी श्रिंक हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लीडिंग भी कम हो जाती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी काम करता है ब्रेस्ट के अंदर। तो जब ये मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर काम करता है तो उनको भी ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मायो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स इजेक्ट करते हैं जिनसे कि मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब ये जाकर उन सेल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के थ्रू, मतलब बह जाने वाले रिफ्लेक्स के थ्रू वो जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीटोसिन जो है ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम इसके रिकमेंडेड डोजेस की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन है कि ये 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर दिया जाता है बेबी की डिलीवरी होने की इमीडिएटली बाद, ठीक है। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है
तो इमीडिएटली इसके 10 यूनिट्स को दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली जो है दिया जाता है। या फिर अगर इंट्रामस्कुलरली नहीं दे सकते हैं, आईएम उसको नहीं दे सकते हैं ये इंजेक्शन, तो 5 से 10 यूनिट्स ये स्लो आईवी पुश किया जाता है, स्लोली पुश किया जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर पेशेंट के अंदर पोस्टमार्टम हेमरेज देखा जा रहा है, मतलब जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मली एक्सेस हो गई है, तो उसके अंदर यह सेम है 10 यूनिट्स आईएम दिया जाएगा, या फिर 10 से 40 यूनिट आईवी फ्लूइड के अंदर डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाएगा। लेबर इंडक्शन या ऑगमेंटेशन। लेबर इंडक्शन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिफिशियली जो हम लेबर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब मदर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसका टाइम जो है नज़दीक है, बेबी डिलीवर होने की बॉर्डर लाइन पर है, बट मदर बहुत वीक हो चुकी है और उसके कॉन्ट्रैक्शंस बहुत वीक आ रहे हैं, बहुत लो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है मतलब ठीक तरह से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर लेबर इंडक्शन किया जाता है, लेबर को आर्टिफिशियली स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन्स में 1-2 मिली यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीटोसिन को स्टार्ट किया जाता है। फिर हर 30-40 मिनट में मदर और फीटस दोनों को मॉनिटर करते हुए, मदर का भी पूरा कार्डियक मॉनिटरिंग किया जाता है और फीटस का भी फीटल हार्ट रेट वगैरह कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। और वो सब चीज़ें मॉनिटर करते हुए 30 से 40 मिनट बाद इसे ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। मतलब अगर 2 मिली यूनिट्स दिया जा रहा है तो उसको 3 किया जाएगा, फिर 4 मिली यूनिट्स किया जाएगा, तो इस तरह से इंक्रीज किया जाता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो मतलब अच्छे से स्टार्ट हो जाए और उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस आए, जिस वजह से बेबी जो है नॉर्मली डिलीवर हो जाए। साइट ऑफ इंजेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आईएम के लिए सेम है, डेल्टॉइड मसल यूज़ की जाती है या वेस्टर्स लैटरलिस मसल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्फ्यूजन पंप का यूज़ किया जाता है, जो कि बेस्ट है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट आईवी सेट वगैरह के थ्रू देते हैं तो इसका डोज जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, जिस वजह से आजकल इन्फ्यूजन पंप का यूज़ ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आईवी रूट से लगभग 1 घंटे में और आईएम रूट से अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे में इसका असर जो है वो देखा जा सकता है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन को हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टोर करना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्रीज नहीं होने देना है और कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखना। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कल भी हमने स्टेप बाय स्टेप थोड़े से प्रोसेसेस के अंदर इसको हमने देखा था। सबसे पहले इसमें आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहले एब्जॉर्ब किस तरह से इंजेक्शन जो है वो हो रहा है वो बताया गया है। तो आईएम इंजेक्शन जो है, आईएम इंजेक्शन के बाद रैपिड होती है। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली जो है स्टार्ट हो जाता है। आईएम इंजेक्शन जो है वो रैपिडली काम करता है, बट फिर भी 2 से 3 घंटे उसको लगते हैं। और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन इमीडिएटली जो है स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लेसेंटा के थ्रू इसका ट्रांसफर बहुत कम होता है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ये बेबी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, या लीवर और किडनी में मेटाबोलाइज होता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम ऑक्सीटोसिनेज भी इसका ब्रेकडाउन करता है। और एक्सीडेशन की बात करें तो किडनीज के थ्रू इसका एक्सक्रेट हो जाता है। और इसकी हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो 3 से 5 मिनट तक ये रहता है। साइड इफेक्ट्स में अगर जाएं तो मैटरनल मतलब मदर और फीटल मतलब बेबी, ठीक है। तो मैटरनल में इसके साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं कि यूट्राइन क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब जितने हमें चाहिए हम क्रैम्प्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ये चीज़ दे रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्शंस किस हद तक जाएंगे उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका एक मेन साइड इफेक्ट हो सकता है कि यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसको जो क्रैम्प्स है वो बहुत ज़्यादा आ जाए, नोज़िया वॉमिटिंग देखी जा सकती है, हेडेक हो सकता है, फ्लशिंग हो सकता है, मतलब जो उसकी बॉडी का जो स्किन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हीट कर जाए या उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रेडनेस शो हो जाए।
हाइपोटेंशन मतलब उसका बीपी जो है सडनली डाउन हो सकता है, टैकीकार्डिया इसमें देखने को मिल सकता है और मसल्स पेन देखने को मिल सकता है। फीटल साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फीटल डिस्ट्रेस मतलब फीटल की जो हार्ट रेट है, जो उसकी पल्स रेट या हार्ट रेट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा लो जा सकती हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल लो जा सकता है, फीटल ब्रैडीकार्डिया हमें देखने को मिल सकता है और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेबी की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ डिसीज कंडीशंस के इन्होंने नाम दिए, कुछ कंडीशंस के इन्होंने नाम दिए हैं जैसे कि यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, यूट्राइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकता है, यूट्राइन रप्चर इसमें देखने को मिल सकता है कि हम फोर्सफुली आर्टिफिशियली जो है इंडक्शन करवा रहे हैं लेबर का, तो उसमें यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती हैं, जैसे वाटर अगर किसी का ब्रेक ही नहीं हुआ है, अननोटिक फ्लूइड है जो वो मतलब नहीं निकला है अभी तक, सर्विक्स पूरी तरह से डायलेट नहीं हुआ है, सर्विक्स कॉन्ट्रैक्टेड है और यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अंदर ही इंटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, मतलब अंदर ही वो एक जहर का काम जो है कर सकता है। हाइपोनेट्रीमिया इसमें देखने को मिल सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट का ब्लड बीपी जो है वो एकदम से ड्रॉप हो सकता है, कार्डियक एरिथमिया जैसी कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है और बहुत ज़्यादा कम केसेस के अंदर एनाफिलैक्सिस शॉक जैसी कंडीशंस इसमें देखने को मिल सकती हैं, मतलब डिसीज कंडीशंस की वजह से जो शॉक देखने को मिलता है वो इसमें होता है। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन की डोज वगैरह है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में कितना देना है, कैसे देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमेशा एक ट्रेंड प्रोफेशनल के अंडर ही दिया जाना चाहिए, मतलब ऐसे ही कोई भी उठ के ऑक्सीटोसिन जो है डिलीवर नहीं कर सकता। यूजेस की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से ही जैसे हम सुनते ही आ रहे हैं कि लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इसको दिया जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी करवाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए इसको मतलब रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते बट अर्ली लेबर के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर इसका इनकरेक्ट डोज दिया जाए या इनकरेक्ट यूज़ हो जाए तो फीटल डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऑक्सीटोसिन बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये लेट डाउन रिफ्लेक्स को प्रमोट करता है, मतलब मिल्क को जो है इजेक्ट होने में यह बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है। इंडिकेशंस की अगर बात करें तो किस किस केसेस में जो है हम दे सकते हैं, सबसे पहला तो इसमें आता है लेबर इंडक्शन, मतलब लेबर आर्टिफिशियल लेबर करवाने की कंडीशन के दौरान हम इसको दे सकते हैं, प्री मैच्योर रप्चर के दौरान हम इसको दे सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर मतलब बहुत ज़्यादा डिलीवरी खींची चली जा रही है, मतलब 1-2 घंटे होना चाहिए था बट पेशेंट जो है पिछले 4-5 घंटे से जो है तड़प रहा है डिलीवरी के लिए, तो उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी अगर बात करें, जैसे डिलीवरी हो गई है, बच्चा डिलीवरी हो गया है बट उसके बाद भी अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए इसको हम दे सकते हैं। यूट्राइन एटोनी के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको जो है दे सकते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर यानी AMTSL जिसको बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये डिलीवरी का ही प्रोसेस होता है, तो उसके एक्टिव मैनेजमेंट में इसको दिया जा सकता है। प्लेसेंटा के एक्सपल्शन में भी यह मदद करता है, मतलब प्लेसेंटा के बाहर आने में भी यह जो है मदद करता है, तो उसमें भी इसको जो है दिया जा सकता है। अब किन केसेस में जो है ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यह एक ऐसी कंडीशन होती है कि मतलब बेबी का जो हेड है उसे सिफेलिक माना जाता है और जो मदर का पेल्विस है उनका जो प्रपोर्शन है आपस में, मतलब बेबी का हेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बेबी का जो बॉडी साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और फीमेल का जो पेल्विस है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को बोला जाता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब आपस में उनका जो शेप एंड साइज है वो प्रपोर्शनेटेड नहीं है, वो आपस में एडजस्ट होने लायक नहीं है, उस कंडीशन को बोला जाता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। उसमें जो है ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जा सकता क्योंकि अगर उसमें फोर्स्ड लेबर करवाई जाए, फोर्स डिलीवरी करवाई जाए या आर्टिफिशियल डिलीवरी करवाई जाए तो मदर और बेबी दोनों को हार्म हो सकता है।
उसके बाद जो कंडीशन आती है प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स को कवर कर रहा है, मतलब कहाँ तो बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स के अंदर वेजाइना के अंदर फिट होना चाहिए था, और कहाँ जो प्लेसेंटा है वो पहले डिलीवर हो रहा है वो वहाँ पे फंसा हुआ है, जिस वजह से बेबी डिलीवर नहीं हो पा रहा है। और सेम एज वासा प्रीविया, मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो बेबी के हेड और सर्विक्स के बीच में आ रही है। तो इस कंडीशंस के अंदर भी जो है ऑक्सीटोसिन या फोर्स डिलीवरी हम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में अम्बलाइकल प्रोलैप्स, ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स हो चुकी है। सीवियर फीटल डिस्ट्रेस, फीटल का को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, फीटल अंदर से घुट रहा है, मतलब उसकी पल्स रेट बहुत लो जा रही है, हार्ट रेट बहुत लो जा रही है। प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, पहले से अगर पेशेंट ने सीएस करवाया हुआ है और ये उसकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो हम यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी का जो केस है वो नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस यूट्राइन रप्चर, पहले से अगर पेशेंट का पहले से कोई यूट्रस का सर्जरी हो रखा है या यूट्रस रप्चर का उसका कोई केस है तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। पेशेंट जो है, जो बेबी है, फीटस है, के अंदर ट्रांसवर्स लाइन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है मदर के वूम के अंदर, या ब्रीच प्रेजेंटेशन है, मतलब उसके पैर नीचे हैं, सिर ऊपर है। नॉर्मली जो है बच्चे का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बच्चे के जो पैर हैं, लेग्स है, वो नीचे है और सिर ऊपर है, मतलब उल्टा है बेबी। तो उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जा सकता। या पेशेंट को जो है ऑक्सीटोसिन से हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब उसको एलर्जी है ऑक्सीटोसिन से, पहले से नोट की गई है, या हाइपरटोनिक यूट्रस है, उस कंडीशंस के अंदर ऑक्सीटोसिन देना डेंजरस है, क्योंकि अगर हम यूट्रस को ऊपर से फोर्स कर रहे हैं बट नीचे से जो सर्विक्स है या विजाइना है वो बेबी को डिलीवर ही नहीं कर सकता, जो फीमेल का पेल्विस है वो उस अप्रोप्रिएट कंडीशन में है ही नहीं है कि वो डिलीवर कर पाए, तो और ऊपर से हम ऑक्सीटोसिन के थ्रू यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेबी जो है वो बीच में ही फंस सकता है, बीच में ही वो डिस्ट्रेस हो सकता है, बीच में ही खत्म हो सकता है। इस वजह से हमें इन कंडीशंस के अंदर नहीं करना चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इंजेक्शन देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हमें यहाँ पर देखना है कि हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का चेक करना है, इंडिकेशंस का हमें चेक करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान में रखना है, फीटल हार्ट रेट, मदर के वाइटल साइंस वगैरह ये सब हमें चेक करने हैं, लेबर की प्रोग्रेस और सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है वो सब हमें चेक करना है। इसमें प्रोसीजर पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को हमें अपने आसपास सेटल रखना है, मतलब क्रैश कार्ड वगैरह, इमरजेंसी इंजेक्शंस वगैरह को हमें रेडी रखना है। इसको एडमिनिस्टर करते वक्त हमें क्या करना है कि इन्फ्यूजन पंप का सबसे मेन इसमें यूज़ करना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मॉनिटर करने हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, वो हमें चेक करना है। फीटल हार्ट रेट, मैटरनल वाइटल साइंस वगैरह ये सब हमें देखते रहना है। इनटेक आउटपुट चार्ट को हमें मेंटेन रखना है और आईवी बोलस देने से अवॉइड करना है, मतलब एकदम से आईवी पुश नहीं करना है, स्लोली पुश करना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब देने के बाद हमें क्या चेक करना है कि यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। वेजाइनल ब्लीडिंग को हमें मॉनिटर करना है। पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज के तो कोई साइंस वगैरह नहीं है, वो हमें देखने हैं। डोज, रूट और मैटरनल रिस्पॉन्स किस तरह से है वो सब हमें डॉक्यूमेंट करना है अच्छे से। और मदर को अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है हमें इंकरेज करना है कि अब वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें। पेशेंट को एजुकेट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट को पूरी अच्छी तरह से एजुकेट करना है कि ऑक्सीटोसिन आपको क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस इसके देने के बाद कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से आ सकते हैं, आपको किन किन साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, चेस्ट पेन जैसा लग सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी जैसा लग सकता है। तो इन सब बातों को हमें दिखाना है, पेशेंट को समझाना है। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह उसको हमें बतानी है कि आपको ऐसे ऐसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन से ब्लीडिंग रिड्यूस होगी, ये पेशेंट को हमें समझाना है। और नेचुरली ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है, इंक्रीज होता है ब्रेस्ट फीडिंग से, तो उसको हमें इन सब बातों का जो है समझाना है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑक्सीटोसिन देने और ना देने का क्या
रेशो है, अगर हम वो समझने की कोशिश करें तो ऑक्सीटोसिन देने के फ़ायदे यही हैं कि लेबर इंडक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लेबर स्टार्ट कर सकते हैं, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, ठीक है, पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सकती है, पीपीएच प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब डिलीवरी को हम फास्ट कर सकते हैं, मैटरनल डेथ इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यूट्रस नॉर्मल साइज में आ जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑक्सीटोसिन बहुत केयरफुली देना चाहिए। अगर केयरफुली नहीं दिया जाता है तो यह बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है, बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस को, साइड इफ़ेक्ट्स को, एडवर्स इफेक्ट्स को जन्म दे सकता है। फीटल डिस्ट्रेस होने का रिस्क यहाँ पे रहता है। यूट्रस जो है वो हाइपर स्टिमुलेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकता है, और इसके हीट सेंसिटिव ड्रग होने की वजह से इसको रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाए तो ये ख़राब हो सकता है, और इसको देने के लिए ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अभी हमने अब तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। ऑक्सीटोसिन एक बहुत पावरफुल ड्रग है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स में से एक मानी जाती है ऑब्स्ट्रक्ट के अंदर। यह लेबर इंड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, पोस्टमार्टम हेमरेज को भी ट्रीट करती है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी मदद करती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके फास्ट डिलीवरी होने में सपोर्ट करती है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी यह रोकती है। लेकिन यह एडमिनिस्टर करने के वक्त मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस के थोड़े बहुत भी साइन एंड सिम्टम दिखने पर साथ के साथ इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके सही से यूज़ किए जाएं और करेक्टली इसको अगर यूज़ किया जाए तो मैटरनल और नियोनेटल डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी वजह से इसके साथ हमेशा एक ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर की ज़रूरत होती है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।